हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथड मिशन में। जैसा कि आप लोग पता होगा कि हम लोग साइंस एनसीईआरटी 10th का सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे। तो 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज 7वां चैप्टर करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो आज चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय करने वाले हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। सजीव क्या है? जो वस्तु गतिशील है वह सजीव है। लेकिन पेड़ गतिशील नहीं है फिर भी वह सजीव है। पादप इस तरह से कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, कि जैसे एक बीज अंकुरित होता है वह भी वृद्धि करता है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है पादप को। नेक्स्ट चलिएगा। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण, कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जिसे प्रेरित करता है। ठीक है, पर्यावरण में भिन्न घटनाओं का अभिनय से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करते हैं। दूसरे शब्दों में सचिव उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की संगठन सामान्यता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण एवं तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशिया ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा? तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका से विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। एक ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाता है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट, यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग दुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसे अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, यह पहुंच जाता है एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग को कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हुए अपनी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चलेगा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिएगा, ये चित्र दिया हुआ है। ये कोशिका है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, तंत्रिका ये केंद्रक है। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका का चित्र है और तंत्रिका पेशीय की संधि ये है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप का संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के माध्य कहाँ होना चाहिए, जो नेक्स्ट देखेंगे। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। अतः आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। अधिकतर जंतुओं में परिवर्ती चाप इसलिए विकसित होता है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ठीक है, वास्तव में अधिकांश जंतुओं को सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या अल्प है या अनुपस्थित होता है, इसीलिए प्रतिवर्ती चाप बनता है। नेक्स्ट, जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये प्रतिवर्ती चाप यहाँ पे बनाया गया, देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज। मानव मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल गति क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। मस्तिष्क में केंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजना होता है। यह दूसरा मार्ग है जिससे तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिबद्ध तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। ये मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क इस तरह से 3 भाग या क्षेत्र होते हैं जिसके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होता है। देखिएगा, यहाँ प्रमस्तिष्क यहाँ है, अग्र मस्तिष्क इधर है, यहाँ पे कपाल है, यहाँ पे मध्य मस्तिष्क यहाँ ये है। ठीक है, बीच में ये मेरुरज्जु है। यहाँ हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि है, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। पॉन्स मेडुला यहाँ पे है, अनुमस्तिष्क यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग एक बार थोड़ा माइंड में ले लीजिएगा। नेक्स्ट भाई, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क।
हम लोग मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क अलग अलग क्षेत्र के सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। जैसे कोई चीज़ देख के मस्तिष्क जो लेता है कहाँ से? अग्र मस्तिष्क से। नेक्स्ट, भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क के अलग भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप आइए। इन ऐच्छिक क्रियाओं से कई बंद मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। कौन कौन सा? कुर्सी खिसकाने के मध्य पेशीय गति का सेट जिस पर हमें सोचने को कोई नियंत्रण नहीं है। पश्च मस्तिष्क, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है जिसे कपाल कहते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के पीछे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह घटना होती है तो इन प्रोटीन के नया व्यवस्था पेशीय की नई आकृति देती है। नेक्स्ट, पादपों में समन्वय। शरीर के क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता था, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही पेशियां होती है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब कोई गति प्रदर्शित नहीं होती। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित होती है और दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है। उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पादप कोशिकाओं में जंतु पेशियां कोशिकाएं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि लंबा होता है ना, वो भी एक वृद्धि हुआ, क्योंकि यह वृद्धि दिशक है, इससे पता लगता है कि पादप गति कर रहा है। ठीक है, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः दो भिन्न प्रकार के प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यहाँ पे देखिए, यह प्रो या जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी अथवा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन होता है। एक जड़ नीचे जाता है और इसका जो डाली होता है ऊपर जाता है, तो दो तरह की वृद्धि करते हैं। रसानुवर्तन एक उदाहरण प्राण नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करता है। यहाँ पे देखिएगा, छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती, दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद होती है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। नेक्स्ट, अति उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचारण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो वे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, जंतु शरीर के प्रति कोशिका तक नहीं। दूसरी, एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है, एक बार में एक विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग ना जनित ना संचरित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारणतः विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित डिटेक्ट करता है, यह एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, कि यह क्या कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो वृद्धि करता पादप, कौन सा हार्मोन के कारण? ऑक्सिन हार्मोन। यह प्रोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रोह की प्रकाश के से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के प्रेरित करता है और इसलिए उन क्षेत्रों को जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता पाया जाता है। साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये उन पादपों का हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता
अभिशिशिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव से सम्मिलित। देखेंगे जंतुओं में हार्मोन, यहाँ पे आइए। अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं के यह किया जाता है। इन ग्रंथियों के शरीर की स्थिति जानने के लिए चित्र दिया होगा, आगे देखेंगे। एड्रिनल सीधा रुधिर से स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। कहाँ से? रुधिर से, ठीक है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, ठीक है, जो हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में दूसरा मार्ग कौन? एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे पिनियल पीयूष ग्रंथि होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में पाइट्यूटरी ग्रंथि यहाँ से निकलता है। एप्टी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि यहाँ पे अग्नाशय, यहाँ पे अधिविक्र विरेचन, यहाँ पे हाइपोथैलेमस सेम वही है। नेक्स्ट, ऑटो को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, ठीक है। ऑटो ग्रंथि जो है, ऑटो ग्रंथि को क्या बनाने के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट पेज। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि आपके आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन होती है, ठीक है। ग्वाटर का फूली हुई गर्दन जो फूल जाती है किसकी कमी? आयोडीन की कमी से होती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, जैसा कि आप इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी होती है तो यह बौनापन का कारण होता है। किसके कारण? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में, ठीक है। नेक्स्ट, आपके दोस्त 10 से 12 वर्ष की होगी तो आपके और अपने अंदर कई नाटकीय अंतर्देय परिवर्तन अनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन स्रावन का होता है, ठीक है। नर में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, जो आपको युवा अनारंभ से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ठीक है। यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित डिटेक्ट कर लेती है तथा इसी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी आप लोग हार्मोन पढ़े हैं तो वृद्धि हार्मोन कौन है? पीयूष ग्रंथि से निकलती है या पिट्यूटरी ग्रंथि उसी के कहते हैं। सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन जो विरेचन में होता है, विरेचन अंडाशय में। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। अभी पढ़े हुए थे कौन कौन सा हार्मोन? एक टेस्टो हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। मोचक पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, मोचक हार्मोन। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? इस चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है लास्ट में दिया हुआ है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को परिवर्तित क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्रोपण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।